आज की कहानी सुनने के बाद आपका पुलिस और प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। आज की ये कहानी बिहार के पटना की बहुचर्चित घटना शिल्पी जैन और गौतम सिंह मर्डर केस पर आधारित है। हालांकि इनके बारे में इंटरनेट पर और कई अखबार खंगालने पर भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये कहानी आपको सही से पेश कर सकूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम का पंचनामा यूट्यूब चैनल पर। एनआरआई बीएन सिंह पूरे परिवार के साथ लंदन में रहते थे, जबकि उनका 27 साल का बेटा गौतम सिंह पटना में ही रहता था, क्योंकि वह राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता था। बिहार में उस समय आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी उस समय बिहार की सीएम थी। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव के साथ गौतम की अच्छी पहचान थी। गौतम इस उम्मीद में था कि वह साधु यादव के जरिए राजनीति में एंट्री मार लेगा, लेकिन नियति को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। कहानी को सही से समझने के लिए अब चलते हैं कहानी के दूसरे और मुख्य किरदार शिल्पी जैन की तरफ। वह गौतम की महिला मित्र थी। शिल्पी पटना के बड़े कपड़ा व्यापारी उज्जवल जैन की बेटी थी। वह पटना के वुमेन्स कॉलेज में पढ़ चुकी थी। उसकी उम्र 27 साल थी। उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व की पहचान इस बात से लगाई जा सकती है कि वह मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। घटना के समय वह एक कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। 3 जुलाई 1999 को वह हमेशा की तरह रिक्शे से कंप्यूटर क्लास के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे गौतम का एक दोस्त मिलता है, जिसे शिल्पी भी अच्छे से जानती थी। उस दोस्त ने कहा कि तुम रिक्शे से क्यों जा रही हो, आओ मैं तुम्हें कार से इंस्टीट्यूट छोड़ देता हूँ। बहुत दबाव देने पर शिल्पी मान जाती है और कार में बैठ जाती है। गौतम के दोस्त ने कार को इंस्टीट्यूट की तरफ ना ले जाकर दूसरी तरफ मोड़ दिया, जिससे शिल्पी ने घबराहट में पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्त ने बताया कि हम बाल्मी गेस्ट हाउस जा रहे हैं और गौतम भी वहीं बैठा हुआ है। गौतम का नाम सुनते ही वह शांति से चुपचाप बैठी रही। इधर गौतम को भी खबर मिल जाती है कि शिल्पी वाल्मी गेस्ट हाउस है, तो वह फटाफट पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वाल्मी अय्याशी का एक मशहूर अड्डा है। जब गौतम गेस्ट हाउस पहुंचता है तो देखता है कि शिल्पी के आसपास कई लोग खड़े हैं और दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। गौतम उन लोगों से शिल्पी को बचाने की कोशिश करता है। वह उनसे लड़ते हुए पुलिस के पास जाने की बात कहता है। उन लोगों ने शिल्पी और गौतम को बुरी तरह पैरों से पीटा और शिल्पी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद दोनों का गला घोंटकर मार दिया। 8 घंटे बीत जाने के बाद भी जब शिल्पी अपने घर नहीं पहुंची तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है और उसके पिता उज्जवल जैन पुलिस के पास जाते हैं। और उसी रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच गांधी मैदान की पुलिस पटना के विधायक फुलवारी शरीफ के क्वार्टर पर पहुंच जाती है। पुलिस गैराज में गई तो देखा कि गौतम की सफ़ेद जैन कार में शिल्पी और गौतम की लाश पड़ी हुई है। गौतम सिर्फ पैंट पहने हुए था और शिल्पी के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर एक टी शर्ट थी और यह टी शर्ट भी गौतम की थी। शिल्पी के खुद के कपड़े गायब थे। बताया यह जाता है कि ये गैराज साधु यादव का था। पुलिस को किसने ये सूचना दी, ये बात आज भी एक राज है। जब पुलिस गैराज के पास पहुंची तब गैराज का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, यानी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अंदर जाए ये कभी भी नहीं जान पाता कि अंदर 2 लाशें पड़ी है। इससे यह तो साफ हो जाता है कि जिसने भी ये खबर दी उसे पहले से ही सारी घटनाओं की जानकारी थी, यानी यह सब एक योजना के तहत हुआ था। पुलिस ने कई फोटोएं ली और दोनों की लाशों को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक ठीक से पोस्टमार्टम हुआ भी नहीं था और पुलिस ने यह बयान दिया कि दोनों ने आत्महत्या की है। अब सबके सामने यह सवाल खड़ा होता है कि बिना किसी रिपोर्ट के पुलिस ने ये कैसे दावा कर दिया कि दोनों ने आत्महत्या की है और दोनों ने जहर खाया है। और अगर दोनों ने आत्महत्या की थी तो दोनों अर्धनंगन हालत में क्यों थे? शिल्पी जैन के कपड़े कहाँ थे? उसने गौतम की टी शर्ट क्यों डाल रखी थी? इसके बाद पुलिस ने एक और लापरवाही दिखाई। जिस कार में दोनों की लाशें मिली और जिस कार से उन्हें कातिल के सबूत मिल सकते थे, उसमें किसी के फिंगरप्रिंट मिल सकते थे, उसे बिना किसी क्रेन से खिंचवाकर
एक हवलदार चलाकर थाने लेकर जाता है, जो कि कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि चलाकर ले जाने से कार के स्टीयरिंग व्हील से फिंगरप्रिंट गायब हो गए थे। इतनी तेज़ी से रिपोर्ट देने के मामले में पटना पुलिस काफ़ी चर्चा में आ गई। और इतना ही नहीं, गौतम के परिवार वालों की गैर मौजूदगी में गौतम का पोस्टमार्टम कराकर 3 जुलाई की रात को ही उसका अंतिम संस्कार करा दिया। और जब शिल्पी और गौतम की पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो पटना पुलिस की बहुत किरकिरी भी हुई। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पी के शरीर पर वीर्य के अंश पाए गए, जो कि 1 से अधिक लोगों के थे। इस रिपोर्ट के अनुसार शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ था, जो कि 1 से अधिक लोगों ने किया था। और दोनों के शरीर पर जूतों के निशान भी थे, जैसे उनके साथ मारपीट की गई थी। रिपोर्ट के आने के बाद भी पुलिस ने यह कह दिया कि शरीर पर मिले अंश वीर्य के नहीं बल्कि पसीने के हैं, जो कि गौतम का है। उस वक्त के एसपी सीटी भाटिया पर आरोप लगा कि वह सीएम राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। साधु यादव के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। राबड़ी देवी पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने सितंबर 1999 को इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। पुलिस ने पहले ही इस केस को आत्महत्या बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों की बॉडी में लेथल अमोनियम जहर मिला था, जो हम सल्फास के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। सितंबर 1999 को सीबीआई ने जांच शुरू की और शिल्पी के डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट को दोबारा जांचा गया। पता चला कि शिल्पी के साथ कई लोगों ने रेप किया था। उसके कपड़ों की जांच में मिला कि उस पर कई सीमेन मौजूद थे। दोषी तक पहुंचने के लिए यह काफ़ी था। सीबीआई के अधिकारियों ने जब डीएनए जांच के लिए साधु यादव से उसके खून का सैंपल मांगा तो साधु यादव ने साफ मना कर दिया। पता नहीं क्यों सीबीआई ने इसके खिलाफ कोर्ट में आपत्ति क्यों नहीं जताई। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लोगों में भी यह मामला अब ठंडा पड़ने लगा था। करीब 4 साल बाद सीबीआई ने अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की और इस केस को बंद करने की सिफारिश की। 1999 से 2004 के आखिर तक सीबीआई ने जांच की और एक क्लोजर रिपोर्ट बनाई, जिसके अनुसार शिल्पी और गौतम की हत्या नहीं हुई बल्कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की थी। इस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में शिल्पी की मां ने कहा कि अगर मामला आत्महत्या का ही था तो 4 साल से सीबीआई क्या जांच कर रही थी। इतना समय इसलिए लिया गया ताकि मामले को ठंडा किया जा सके। इस जांच के बंद होने के बाद भी शिल्पी जैन का भाई अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता रहा। साल 2006 में उसे भी अनजान व्यक्तियों के द्वारा किडनैप कर लिया गया। शिल्पी के घर वालों ने जब पुलिस में प्रशांत के अपहरण की सूचना दी, सूचना मिलते ही प्रशांत की खोज शुरू हो गई। अचानक 2 दिन बाद प्रशांत सही सलामत अपने आप घर आ गए। अपहरण वाली घटना के बाद से शिल्पी गौतम मर्डर केस की आस हमेशा के लिए बुझ गई। हमें किसी भी मीडिया रिपोर्ट और इंटरनेट पर गौतम सिंह के इंसाफ में उसके परिवार के शामिल होने का कोई जिक्र नहीं मिलता। आज भी इस केस से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में उठते रहते हैं, जिनका जवाब अब शायद संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थी शिल्पी गौतम मर्डर की कहानी। ऐसी ही राजनीतिक अपराध से जुड़ी एक और कहानी आप अगर देखना चाहते हैं, भंवरी देवी हत्याकांड, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।